Good morning to all of you. BCom पार्ट थर्ड। दो बुक्स ABST सब्जेक्ट में लगती है आपके। एक इनकम टैक्स है और एक GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आयकर, इनकम टैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। काफ़ी चीज़ें समझनी भी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद भी रखना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। खैर मेहनत तो करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना है हमें। तो आज हम आयकर, इनकम टैक्स जो है उसकी कुछ बेसिक नॉलेज के लिए बात करेंगे। आयकर, ये हमारी बुक है। इसका आज हम जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो करें। सबसे पहले तो हम बात करें कर के बारे में। टैक्स दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब है कि करदाता जो है उसकी जो इनकम हो रही है उस आय पर सरकार आपसे प्रत्यक्ष रूप से कर लेती है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसमें आयकर शामिल होता है जो वो कम होता है। और अप्रत्यक्ष कर जिसमें सरकार आपसे डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रही, दूसरे तरीके से टैक्स जा रहा है। जैसे GST, आप कोई मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, कोई सामान खरीदते हो तो दुकानदार को पूछते हो भैया कितने रुपए का। अब उसने मान लो कहा कि ये मार्कर 25 रुपए, आपने 25 रुपए दे दी। क्या उसने ऐसा कहा कि ये 20 रुपए का मार्कर है और इसमें 5 रुपए का GST है? नहीं, वो तो आपसे 25 रुपए पूरे चार्ज कर रहा है सीधे, लेकिन इस 25 रुपए में कर भी जुड़ा हुआ है, GST भी जुड़ा हुआ है। तो सरकार इस प्रोडक्ट की खरीद पे आपसे टैक्स ले रही है, लेकिन डायरेक्टली आपसे नहीं ले रही। उस दुकानदार, कंपनी, होलसेलर के माध्यम से सरकार के पास पहुंच रहा है, डायरेक्ट आपसे चार्ज नहीं हो रहा सरकार के द्वारा, इसलिए हम इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर की अलग बुक है अपनी, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम आयकर जो प्रत्यक्ष कर है उसी का डिस्कशन करते हैं। देखो, भारत में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा आयकर की शुरुआत की गई थी। सन 1860 में अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश सरकार ने भारत में आयकर की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे टैक्स लिए जाने लगे, आयकर के अधिनियम भी बनाए गए। लेकिन कोई भी अधिनियम जो सरकार ने बनाया, ब्रिटिश सरकार ने, ज़्यादा समय तक नहीं चला, उसको बार बार चेंज करते गए। स्वतंत्र भारत के बाद जो आयकर का कानून बना, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये कानून आज तक चला। 1961 में जो कानून स्वतंत्र भारत में आयकर के लिए बनाया गया था, ये कानून आज तक चल रहा है। तो इस कानून में 298 धाराएं हैं और 14 अनुसूची। इन सभी धाराओं और अनुसूचियों के आधार पर भारत में आयकर लगाया जाता है।
आयकर का अधिनियम बहुत पुराना है, देखो आप 1961 में बना हुआ है, तो लगभग 59-60 साल पूरे हो चुके हैं और उसी अधिनियम पे आज तक इनकम टैक्स लगा जा रहा है भारत में। अब हम इनकम टैक्स का जब सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो सामान्य परिचय में जो इनकम टैक्स में कुछ शब्द आते हैं, विशेष शब्द जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो उन शब्दों के बारे में बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं कह सकते हैं। सबसे पहला शब्द आता है, देखो, आय। आय किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से पैसे कमा रहा, चाहे मैं हूं, सरकार से सैलरी मिल रही है, आप हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, वो आपकी आय है। आप कोई जमीन खरीद के बेचते हो, वो भी आपकी, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ आपको, वो भी आय है। आपने अपना मकान किराए पे दे दिया, किराया मिल रहा है, वो भी आपकी आय है। और भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं इनकम के। मतलब कुल मिलाकर कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी तरीके से पैसे कमा रहा है तो उस कमाई गई राशि को हम कहेंगे आय। बहुत सारी डिटेल हो सकती है इसकी, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है हमें। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि आय जो है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो आपको आय के ऊपर कर देना होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो आय कर। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है व्यक्ति। ये बड़े समझने की चीज। आप लोगों की नजर में व्यक्ति कौन है? मैं व्यक्ति हूं, आप सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो वो व्यक्ति है, आपके परिवार में जो सदस्य है वो सब व्यक्ति है। मतलब आप ये कहते हो कि जो भी जीवित प्राणी है, प्राणी नहीं, जिसमें पशु पक्षियों को तो आप शामिल नहीं कर रहे, जीवित मनुष्य जितने भी है वो सारे व्यक्ति हैं। लेकिन आयकर में व्यक्ति शब्द का मतलब अलग है, ध्यान से समझो। व्यक्ति में किस किस को शामिल किया गया है आयकर में? देखो, सबसे पहले व्यष्टि, इंडिविजुअल। अब आप कहोगे व्यष्टि क्या है, तो आप जिनको व्यक्ति समझ रहे हो आयकर उनको व्यष्टि कह रहा है। जितने भी जीवित मनुष्य है वो सब व्यष्टि है। व्यक्ति में तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी आयकर के हिसाब से, तो और क्या आ जाएगी? बी, कोई भी कंपनी। सी, कोई भी फर्म। डी, हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, जिसमें आपके म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह आती है। ई, कोई भी कृत्रिम व्यक्ति। अब ये कृत्रिम व्यक्ति कौन होते हैं? जो वास्तव में व्यक्ति है नहीं, उनको व्यक्ति मान लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मिर्धा कॉलेज, ये क्या कोई व्यक्ति है? लेकिन मिर्धा कॉलेज खुद अपने नाम से कोई भी काम कर सकती है, खुद अपने नाम से। आपको मान लो आज कोई कॉलेज से डिस्प्यूट हो गया, आपको केस करना है कॉलेज पे, तो आप केस प्रिंसिपल पे करोगे या कॉलेज पे करोगे? आप कॉलेज पे केस करोगे, लेकिन कॉलेज
कोई व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए उसको कृत्रिम व्यक्ति माना। कोई भी संस्थाएं हैं वो सब कृत्रिम व्यक्ति। यहाँ तक कि इनकम टैक्स एक्ट में भगवान को भी कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। भगवान के जो मंदिर है वो भी कृत्रिम व्यक्ति है। आज तिरुपति बालाजी मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता है, तो इनकम टैक्स ये कहता है कि ये भगवान की कमाई है, भगवान को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उस मंदिर को कृत्रिम व्यक्ति मान लिया गया है और उस मंदिर को भी साल भर में जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे पर टैक्स भी देना है। तो इनकम टैक्स में व्यक्ति शब्द की परिभाषा में ये इतने शामिल हो जाते हैं। व्यष्टि, कंपनी, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समुदाय, स्थानीय सत्ता, कृत्रिम व्यक्ति, सब कुछ शामिल है। क्लियर है? उसके बाद 3 नंबर पे आता है करदाता, एसएससी। करदाता हम किसको कहेंगे? जिसके ऊपर टैक्स बन रहा है। जैसे मान लो आज की डेट में सरकार ने 2.5 लाख रुपए तक कमाने वालों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेती है, 5 लाख वालों पे भी नहीं लेती है, 5 लाख तक वालों पे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। तो हम ये बात कर लेते हैं, चलो 5 लाख रुपए जो 5 लाख तक साल में कमा रहे हैं, सरकार उनसे कर नहीं लेती है, तो वो करदाता नहीं है। जिसके ऊपर टैक्स बन रहा है वो करदाता। क्लियर है? 4 नंबर कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? जैसे वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष कौन सा हो गया? 1 अप्रैल के बाद में कर निर्धारण वर्ष हमारा हो गया 2020-21। ये कर निर्धारण वर्ष है। गत वर्ष, प्रीवियस ईयर, ये हमेशा ध्यान रखना है कि टैक्स हमेशा गत वर्ष की आय पर लगता है। मतलब 2020-21 में अभी मैं कौन सा टैक्स भरूंगा? जो पैसा मैंने 2019-20 में कमाया है 31 मार्च तक, उस पैसे पे मैं 2020-21 में टैक्स भरूंगा। तो 2020-21 मेरे लिए कर निर्धारण वर्ष है, लेकिन टैक्स कौन से वर्ष की आय पर लगता है? गत वर्ष की आय पर लगता है। और गत वर्ष हमारा कौन सा है? 2019-20। अब वो बात अलग है कि कुछ अपवाद है, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो चालू वर्ष की आय पर ही लग जाता है। तो उसके ऊपर हम बाद में जब वो चैप्टर आएंगे तब डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि टैक्स हमेशा गत वर्ष की आय पर लगता है, कर निर्धारण वर्ष की आय पर नहीं लगता। उसके बाद कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे व्यक्ति जो कृषि कार्यों से अपना जीवन यापन करते हैं या जिनका कृषि करने का कार्य है, एग्रीकल्चर का कार्य है, तो उसको जो इनकम होती है उनको हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं, कृषि आय कहते हैं। भारत में हम बात करें तो कृषि आय कर मुक्त, टैक्स फ्री। कोई भी किसान जो कृषि कार्यों के द्वारा पैसे कमा रहा है, उस पैसे के ऊपर उससे कोई भी प्रकार का कर चार्ज नहीं किया जाता। अब हम बात करें कि एक कृषि आय है तो होती है पूर्णतः कृषि आय, एक होती है अंशतः कृषि। देखो भारत में कृषि इनकम पे चार्ज क्यों नहीं लगता? क्योंकि देखो जो आयकर अधिनियम बना था 1961, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने
कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। राज्य सरकारें चाहे तो कृषि आय पर कर लगा सकती है, लेकिन भारत में आज तक किसी भी राज्य सरकार ने कृषि आय पर कर नहीं लगाया है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे भारत में कृषि आय जो है वो कर मुक्त, टैक्स फ्री है। अब कृषि आय पूर्णतः कृषि आय है तो वो तो टैक्स फ्री है ही। अंशतः कृषि आय है तो उसमें कुछ इनकम पर टैक्स लगेगा। अब अंशतः कृषि आय का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई बिजनेस है, वो कृषि का कार्य भी करता है और साथ साथ में व्यापारी कार्य भी कर रहा है ना। जैसे मान लो कोई चीनी मिल है, अब चीनी मिल जो है वो उसने खुद ही गन्ना उगा रही है और गन्ना उगा के और फिर उसको कन्वर्ट कर रही है किसमें? चीनी। तो इसमें दोनों चीजें हो रही है, इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही है, गन्ना उगा रही है तो कृषि आय है, और चीनी में कन्वर्ट करके बेच रही है तो ये व्यापारिक आय है। तो व्यापारिक आय पे तो कर लगना है, लेकिन कृषि आय पर कर नहीं लगना। तो अब कैसे पता लगेगा इसमें कितनी कृषि आय है और कितनी व्यापारिक आय? अब जैसे जो व्यक्ति खुद ही उगा रहे हैं पूरी चीज, ठीक है ना। अब देखो गन्ना है, जैसे अब मान लो आपने गन्ना उगाया, उस गन्ने को आप मार्केट की वैल्यू क्या है, उसकी बाजार मूल्य क्या है। यदि आप चीनी नहीं बनाओ और गन्ने को मार्केट में सीधा बेचने जाओ तो आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, वो सारी आपकी कृषि आय मान लीजिए। अब आपने गन्ने से चीनी बनाई, चीनी को बेचा, तो चीनी को बेचने से जितने पैसे आए, मान लो इस गन्ने को बेचने से आपको 5 लाख रुपए मिल सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको 5 लाख की कमाई हो सकती थी, लेकिन आपने क्या किया, उससे चीनी बनाई, चीनी बनाने की लागत आई कुछ, और फिर चीनी बना के बेच दी, और चीनी बना के जो बेचा उसमें आपको 7 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो 7 लाख में 5 लाख का लाभ कम हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख की आय कृषि आय होगी। 5 लाख रुपए में गन्ना आप अपना बेच सकते थे तो कृषि आय मानी जाएगी। ऊपर के जो 2 लाख रुपए डिफरेंस के हैं उसको व्यापारिक आय मानकर और उसके ऊपर कर लगा दिया। इसी तरह से कृषि आय में आप देखो रबड़, कोई रबड़ के उत्पादन की कंपनी, जो रबड़ के उत्पादन की कंपनी है वो रबड़ उगा के फिर रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसकी भी आय अंशतः कृषि आय है। तो इसमें रेशियो फिक्स कर दिया गया है 65-35, मतलब 65% आय को तो कृषि आय माना जाता है और 35% आय को व्यापारिक आय माना जाता है। इसी तरह से कॉफी, कॉफी में 2 तरीके होते हैं। एक तो कॉफी केवल उगा के और थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके बेच दिया जाए, और एक कॉफी को उगा के उसकी पूरी प्रोसेसिंग करके उसको भूनना, जमीन में रखना, उसके बाद में पूरा बेचना। तो दोनों प्रोसेस में अलग अलग रेशियो रखा हुआ है। यदि आप सीधा कॉफी को उगा के और बेच रहे हो, उगा के और कुछ प्रोसेसिंग करके बेच रहे हो, तो 75% आय कृषि आय मानी जाती है और 25% आय व्यापारिक आय मानी जाती है। और यदि आप उसकी और प्रोसेसिंग करके बेच रहे हो तो ये आपका रेशियो 65-35 का हो जाता है। 65% आय एग्रीकल्चर इनकम कृषि आय मानी जाती है और 35% आय जो है वो व्यापारिक आय मान ली। इसी तरह से चाय, अब चाय के बागान भी है किसी व्यक्ति के पास, चाय के बागानों में चाय उगाई, खुद की कंपनी है, उस चाय की पूरी मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेच दिया, तो इसका रेशियो जो है वो 60-40 का रहेगा, मतलब 60% आय को एग्रीकल्चर इनकम कृषि आय माना जाएगा और 40% आय को व्यापारिक आय मान लिया। तो ये कृषि आय से संबंधित पॉइंट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए हैं? 6 पॉइंट पढ़ लिए। अभी 2-3 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। सात नंबर पे आता है सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। तो सकल कुल आय किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति की जितनी भी आय हो रही है, देखो इनकम टैक्स में 5 हेड बनाए गए हैं, 5 शीर्षक बनाए गए हैं जिनके ऊपर कर चार्ज किया जाता है। पहला शीर्षक है सैलरी, वेतन से संबंधित आय। दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी,
मकान संपत्ति से आपको आय हो रही है, कोई मकान को किराए पे देने से। तीसरा है बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार कर रहे हो या कोई पैसे में हो आप, उससे आपको आय हो रही है। चौथा है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, कोई संपत्ति को खरीद के बेच रहे हो आप, उसके ऊपर आय, संपत्ति को या शेयर्स को खरीद के बेच रहे हो, उसके ऊपर आपको आय हो रही है, तो वो पूंजी लाभ है। और पांचवा शीर्षक है अदर सोर्सेज, अन्य जितनी भी आय बच गई है वो सारी इस शीर्षक में ले ली जाती है। तो इनकम टैक्स के लिए कुल मिला के 5 शीर्षक बनाए गए हैं। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार और पैसे से आय, पूंजी लाभ और अन्य स्रोतों से। अब हो सकता है किसी व्यक्ति की केवल एक ही तरह की इनकम हो, जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरी केवल सैलरी इनकम ही है बस, और कोई है। किसी के पास एक से ज्यादा भी हो सकती है, किसी के पास सब तरह की भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इन 5 शीर्षकों में जो आय हो रही है सबको जोड़ लिया जाए तो उस जोड़ी हुई आय को हम कहेंगे सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीएम। 5 शीर्षकों से हुई इनकम को जोड़ने पर जो आय होती है उसको हम क्या कहते हैं? सकल कुल। उसके बाद आता है 8 नंबर पे कुल आय, टोटल इनकम। तो सकल कुल आय और कुल आय में क्या फर्क है? सकल कुल आय में से इनकम टैक्स एक्ट द्वारा कुछ कटौतियां दी जाती है, कुछ डिडक्शंस दी जाती है। ये डिडक्शन की कुछ धाराएं हैं। ये डिडक्शन धारा 80C से स्टार्ट होती है, इसके बाद में 80D, E, बहुत सारी धाराएं हैं जिनके ऊपर से अलग अलग शीर्षक में अलग अलग धारा में अलग अलग तरह की कटौती दी जाती है। उसका पूरा चैप्टर आएगा, ये सभी के पूरे चैप्टर्स आएंगे अपने पास। अभी केवल आपको परिचय दे रहा हूं मैं, ज्यादा डिटेल में बात हम करेंगे जब इनके चैप्टर्स आएंगे तब। तो धारा 80C से लेकर धारा 80U तक कटौतियां, ये सारी कटौतियां दी जाती है। तो इस सकल कुल आय में से इन कटौतियों को घटा दिया जाता है। इन कटौतियों को घटाने के बाद में जो आय बचती है उस आय को हम कहते हैं कुल आय, टोटल। सकल कुल आय माइनस 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस जो है वो घटा देंगे, तो बचा हुआ पोर्शन क्या होगा? अपना कुल आय होगा, टोटल इनकम होगा, जिसके ऊपर हमें कर देना पड़ता है। अलग अलग स्लैब्स बने हुए आयकर के, उनकी सबकी बात हम आगे करेंगे, तो उस स्लैब्स के अनुसार हमें कर देना। और लास्ट पॉइंट एक और डिस्कस करते हैं। आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम, किसी को अचानक से कोई आय होगी, लीगल सोर्सेस से नहीं, इलीगल सोर्सेस से भी कह सकते हैं। जो अचानक आय होती है, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे मान लो हमने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी और लॉटरी की टिकट पे हमारी लॉटरी लग गई और हमें अचानक से एक आय हो गई, तो ये आकस्मिक आय है। इसके ऊपर भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा सरकार को। ये तो लीगल है, चलो लॉटरी तो लीगल होगी तभी खेल पाओगे आप, इलीगल में कैसे खेलोगे? और लॉटरी की आय हो गई, जैसे मुंबई में रेस कोर्स चलता है, घुड़दौड़ होती है, घोड़ों की दौड़ पे आपने पैसे जीत लिए, जुआ, सट्टा, इन सब पे, क्रॉसवर्ड पजल, वर्ग पहेली, इन सब पे यदि आपने कोई पैसे जीते हैं तो वो आपकी आकस्मिक आय है और उस आकस्मिक आय पर भी आपको कर देना है। तो कुल मिला के आज मैंने आपको इनकम टैक्स का परिचय, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो है उनके बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इनको अच्छी तरह से पढ़िए, देखिए, बहुत इंटरेस्टेड है ये बुक, वास्तव में इंटरेस्टेड है, टिपिकल जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। वास्तव में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आपको नॉलेज मिलेगा। केवल कॉमर्स के बच्चे नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स कोई भी इस चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स तो सबके जीवन में लगता है सबके काम आता है, तो सबके लिए ये उपयोगी है।
तो आप लोग इसको टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद।